आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक क्या होते हैं, इन तीनों में ही क्या अंतर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कहाँ पर परिभाषित किया गया है। इसके पहले हम समझते हैं वीटो पावर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति और राज्यपाल को वीटो शक्ति दी गई है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में जब भी कभी कोई कानून बनता है तो कानून बनने के लिए यदि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है, चाहे वो लॉ लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन क्या करते हैं, मिलकर बनाते हैं। तो जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होता है, तो जब दोनों ही सदन उस बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं, तो सहमति देने के बाद वो जो बिल होता है वो राष्ट्रपति के पास जो है वो उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। जब तक किसी बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं दे देते, तब तक कोई भी बिल जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता। लेकिन यदि क्या राष्ट्रपति के ऊपर ये बाध्यकारी है कि कोई विधेयक या कोई बिल राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे? जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि वीटो पावर जो है वो विशेष रूप से 3 तरह का होता है। पहला होता है आत्यांतिक वीटो शक्ति, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसमें क्या होता है, इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते, वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेते हैं। जब किसी विधेयक पर या किसी बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते या अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया है। सेकेंड वीटो पावर है सस्पेंशन वीटो पावर, जिसको कहा जाता है निलंबनकारी वीटो शक्ति। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज देते हैं। जब किसी बिल को राष्ट्रपति जो है वो संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज देते हैं, रिव्यू के लिए, तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने सस्पेंशन वीटो पावर का यूज किया है। और तीसरी वीटो शक्ति है पॉकेट वीटो, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, जेबी वीटो पावर। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति ना ही देते हैं और ना ही मना करते हैं, उसको जेब में रख लेते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको जेबी वीटो पावर कहा जाता है, पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना ही अपनी अनुमति देते हैं, ना ही देने से इनकार करते हैं और ना ही पुनः विचार के लिए भेजते हैं, तब ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का जो है वो उपयोग किया है। तो विशेष रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के पास ही वीटो शक्ति होती है। तो क्या राष्ट्रपति हर ही किसी भी विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? तो अमूमन देखा जाता है कि राष्ट्रपति के पास सभी विधेयक पर जो है वो वीटो शक्ति होती है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास धन विधेयक आया है, मनी बिल, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक आया है, तो इन दोनों ही विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं हम कि ये तीनों विधेयक क्या है। तो विशेष रूप से साधारण विधेयक 107 आर्टिकल 107 में डिफाइन किया गया है, धन विधेयक आर्टिकल 110 110 में डिफाइन किया गया है और वित्तीय विधेयक को 117 में जो है वो डिफाइन किया गया है। साधारण विधेयक क्या होता है, समझिए। तो विशेष रूप से देखा जाता है कि जो साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन क्या कर सकते हैं, साधारण विधेयक को जो है वो पेश कर सकते हैं। यदि लोकसभा साधारण विधेयक जो है वो जारी कर रहे हैं, कोई बिल बना रहे हैं, तो वो राज्यसभा के पास जो है वो परमिशन के लिए भेजेंगे, या राज्यसभा ने कोई विधेयक पास किया है तो वो लोकसभा के पास परमिशन के लिए भेजा जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो साधारण विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति भी जरूरी है और संसद के दोनों ही हाउस का आपसी सहमति जरूरी है। जब तक संसद के दोनों सदनों की आपसी सहमति नहीं होगी, तब तक कोई भी साधारण विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता। उस पर संसद के दोनों सदनों की जो है वो सहमति जरूरी है। अब यदि आर्टिकल 107 में ही लिखा हुआ है कि राज्यसभा में कोई विधेयक जो है वो पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको अभी पारित नहीं किया और लोकसभा यदि डिसॉल्यूट हो जाती है, तो फिर वो जो बिल होगा वो स्टे रहेगा, वो रुका रहेगा, वो लैप्स नहीं होगा। मतलब राज्यसभा में कोई विधेयक जो है वो पेंडिंग है और जिसको लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया है और लोकसभा जो है वो डिसॉल्यूट हो जाती है, तो फिर वो विधेयक जो है वो यथास्थिति बना रहेगा। लेकिन यदि कोई विधेयक जो है वो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा के द्वारा ही पारित किया गया है और राज्यसभा के पास जो है वो परमिशन के लिए भेजा गया है और उस समय
यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में उसके द्वारा जारी किया गया जो विधेयक होगा वो भी क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि लोकसभा बिल पास करने के बाद यदि वो डिसॉल्यूट हो जाती है तो उसके द्वारा जारी किया गया जो विधेयक है वो भी डिसॉल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और जिसको लोकसभा के पास जो है वो परमिशन के लिए भेजा गया है और लोकसभा डिसॉल्यूट हो गई तो वो बिल जो है वो यथास्थिति बना रहेगा। जब नई लोकसभा आएगी तब उस विधेयक पे जो है वो चर्चा की जाएगी। आर्टिकल 108 में दिया हुआ है संयुक्त बैठक। तो आमतौर पर क्या होता है कि नॉर्मली धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन संयुक्त बैठक कब होती है? देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और संयुक्त बैठक बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या है कि यदि किसी भी विधेयक के संबंध में यदि दोनों ही सदन जो है वो असहमत हैं, मतलब कोई बिल पास हुआ जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल दोनों में जो है वो आपसी रजामंद जो है वो नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों ही सदनों को बुलाएंगे और उनकी जॉइंट सिटिंग करेंगे। तो जॉइंट सिटिंग किन आधारों पर होती है? तो मुख्य रूप से इसके 3 आधार हैं जब जॉइंट सिटिंग की जाती है। पहला आधार है कि जैसे कि एक सदन ने कोई बिल भेजा दूसरे सदन को परमिशन के लिए और दूसरे सदन ने उस विधेयक को जो है वो अस्वीकार कर दिया, है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एक सदन ने कोई बिल जारी किया और दूसरे सदन के पास परमिशन के लिए भेजा गया, दूसरे सदन ने उसमें इतना ज़्यादा संशोधन कर दिया कि पहला सदन जो है वो असहमत हो गया। मतलब इतना ज़्यादा, ऐसे लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा के पास परमिशन के लिए भेजा और राज्यसभा ने उस पर इतना संशोधन कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि वो विधेयक राज्यसभा के द्वारा ही पास किया गया, वो बिल राज्यसभा के द्वारा ही जारी किया, जरूरत से ज़्यादा संशोधन कर दिया। या फिर एक सदन के द्वारा जो है वो बिल जारी किया गया और दूसरे सदन ने जो है वो उस बिल को 6 मंथ तक जो है वो अपने पास होल्ड करके रख लिया। ये 3 कंडीशन यदि उत्पन्न हो जाती है तो फिर ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि यदि एक बार राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी और उसके बाद यदि लोकसभा डिसॉल्यूट हो जाती है, लोकसभा भंग भी हो जाती है, उसके बाद भी वो संयुक्त बैठक में बैठेगी और संयुक्त बैठक में भाग लेगी। अब आर्टिकल 110 के अंतर्गत दिया हुआ है कि धन विधेयक क्या होता है। तो आमतौर पर आर्टिकल 110 में संसद का दिया हुआ है और आर्टिकल 199 में स्टेट का धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो विशेष रूप से जो धन विधेयक होते हैं वो मुख्य रूप से टैक्स लगाने, बढ़ाने, कम करने या उस टैक्स को खत्म करना है, इससे संबंधित कोई मामले हैं, है ना। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि कोई संधि की जा रही है ना, यदि हम इंटरनेशनल कोई ट्रीटी करते हैं तो उसके संबंध में यदि पैसे की ज़रूरत है तो धन विधेयक जो है वो पास करना पड़ता है। किसी से कोई उधार लेना है, उस कंडीशन में भी धन विधेयक जो है वो पास किया जाता है। पैसे कहीं निकालना है, डालना है, सबके लिए जो है वो धन विधेयक जो है वो पास किया जाता है। साथ ही साथ भारत के लिए कोई खर्च जो है ना, भारत सरकार ने किसी दूसरे देश से लिया है या भारत सरकार को, राज्य सरकार को कोई जो है वो धन जो है वो उधार देना है, तो इन सभी कंडीशन में जो है वो धन विधेयक जारी किया जाता है। धन विधेयक के बारे में आप ये भी समझ सकते हैं कि धन विधेयक पर यदि कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पास परमिशन के लिए गया है तो राष्ट्रपति उस धन विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे, अपनी अनुमति रोक नहीं सकते। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, धन विधेयक पे लोकसभा को जो है वो हमेशा एकाधिकार होता है। लोकसभा को एकाधिकार होता है का मतलब ये है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा के द्वारा ही जारी किया जाता है और लोकसभा ही उसको पास करती है। धन विधेयक में कोई संयुक्त बैठक, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, लोकसभा के पास उसकी मोनोपोली होती है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा ने जारी किया और राज्यसभा के पास परमिशन के लिए भेजा तो राज्यसभा चाहे तो उस पर अपनी 14 दिन के अंदर सहमति दे भी सकती है। सहमति दे देती है तो ये माना जाएगा कि धन विधेयक दोनों सदनों की सहमति से पारित किया गया है। लेकिन यदि किसी कारण से राज्यसभा उस विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देती है तो भी लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को जो है वो पास कर देती है। कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक की परिस्थिति में राज्यसभा की सहमति कोई मायने नहीं रखती। राज्यसभा सहमति दे भी सकती है और सहमति नहीं भी दे सकती है। यदि हम संचित निधि या आकस्मिक निधि इसमें कोई धन जमा करना है या कोई धन निकालना है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड और कंटेंजेंसी फंड, उसमें कोई पैसा जमा करना है या कोई पैसा निकालना है, उस कंडीशन में भी जो है वो मनी बिल पास किया जाता है। अब हम दूसरा समझते हैं वित्तीय विधेयक क्या होता है।
तो आमतौर पर ये देखा गया है कि विधि विधेयक जो है वो आर्टिकल 117 में जो है वो बताया गया है कि विधि विधेयक क्या है। तो 110 में जो धन विधेयक लिखा है उसके संबंध, वो तो विधि विधेयक है, उसके अलावा कुछ अन्य मामले होते हैं वो भी विधि विधेयक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जो राजस्व से संबंधित मामले होते हैं, व्यय से संबंधित मामले होते हैं, वो सभी जो है वो विधि विधेयक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विधि विधेयक में आप ये समझ सकते हो कि विधि विधेयक में दोनों सदनों की सहमति जरूरी है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही विधि विधेयक जो है वो पास किया जाता है। वो उठता हमेशा लोकसभा से ही है, मतलब विधि विधेयक जारी हमेशा लोकसभा ही करता है, लेकिन दोनों सदनों की सहमति उस पर जरूरी है। यहाँ तक कि विधि विधेयक में जॉइंट सिटिंग भी की जा सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही क्या होता है, विधि विधेयक जारी होता है। अब इसके संबंध में हम थोड़ा अंतर देखते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि धन विधेयक और विधि विधेयक क्या होता है। तो आमतौर पर धन विधेयक में वो विषय शामिल किए गए हैं जो आर्टिकल 110A में बताए गए हैं, और विधि विधेयक का अर्थ ये होता है कि जो आर्टिकल 110(1) में बताया गया है उसके अलावा अन्य सभी धन संबंधित मामले जो है वो विधि विधेयक के अंतर्गत आता है। मतलब धन विधेयक का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सीमित है। धन विधेयक केवल वही होगा जो आर्टिकल 110 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है। और विधि विधेयक क्या का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल 110 के सब क्लॉज 1 में जो प्रोविजन लिखे हैं उसके अलावा भी यदि कोई धन संबंधित मामले हैं या एक्सपेंडिचर या राजस्व से संबंधित कोई भी मामले हैं, वो भी जो है वो विधि विधेयक के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। दूसरा अंतर ये है कि धन विधेयक विधि विधेयक होता है, परंतु विधि विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होता। साथ ही साथ धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं है, मतलब राष्ट्रपति अपनी सहमति दें या ना दें उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन विधि विधेयक जो है वो हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही, पूर्व अनुमति से ही जो है वो पास किया जाता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति जो है वो अपनी वीटो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन विधि विधेयक में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। धन विधेयक पारित किए जाने की एक विशेष प्रक्रिया है, लेकिन विधि विधेयक पास करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जैसे साधारण विधेयक जारी किया जाता है वैसे ही विधि विधेयक भी पास किया जा सकता है। अब हम समझते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। तो साधारण विधेयक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन जो है वो उस विधेयक को पास कर सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है हमेशा। साधारण विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, लेकिन धन विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं है। साधारण विधेयक की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही एक समान अधिकार है, मतलब साधारण विधेयक लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। साधारण विधेयक में जॉइंट सिटिंग होती है, धन विधेयक में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। साथ ही साथ जो साधारण विधेयक है उस पर प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, धन विधेयक में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। तो मुख्य रूप से साधारण विधेयक, धन विधेयक और विधि विधेयक में इस प्रकार का अंतर है। तो विधि विधेयक में और साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी वीटो पावर का यूज किया जा सकता है, धन विधेयक में राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 108 के अंतर्गत जॉइंट सिटिंग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।